हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एटॉमिक रेडियस की बात करने जा रहे हैं। डी ब्लॉक जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट जिसे कंसीडर करते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट आर दोज एलिमेंट विच हैव पार्शली फिल्ड डी सबशेल, जिसका डी सबशेल जो है वो पार्शली फिल रहता है। तो इसी वजह से फर्स्ट जो है, जो हमारे पास जिंक है या कैडमियम है या मरकरी है, तो ये इसका जो डी है वो फुली फिल्ड है। इट इज़ नॉट अ पार्शली फिल्ड नाइदर इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इसकी किसी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें भी ये पार्शली फिल नहीं होता, ये कम्प्लीटली फिल ही रहता है। आइदर इट इज़ इन टू पॉजिटिव स्टेट। तो इसीलिए जो जिंक कैडमियम एंड मरकरी है इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट होते हुए भी ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते। हाँ, यस इट हैज़ सम प्रॉपर्टीज़ विच बिलोंग टू सम अदर एलिमेंट। ये किसी और ट्रांजिशन एलिमेंट से इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उनमें कुछ सिमिलैरिटी होती हैं, लेकिन जो पार्शली फिल वाली प्रॉपर्टी है ये ओबे नहीं करता। फिर इसके बाद आता है कि एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का जो साइज़ है वो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन है। हमने पढ़ा हुआ है एस ब्लॉक में या तो साइज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी पहले डाउन ट्रेंड आता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ आता है, शार्प इन साइज़। रीज़न क्या रहता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? फर्स्ट जो है, अगर हम बात करें स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक, तो आपको देखोगे आपकी जो डी है वो पार्शली फिल हो रहा है, लेकिन आफ्टर मैंगनीज डी जो है वो उसमें पेयरिंग होनी स्टार्ट हो रही है। डी जो है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करने की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसे कंप्लीट न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मिलती है, जिस वजह से जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है। तो फर्स्ट हम ये बोल सकते हैं कि पहले जो अप टू हमारे पास जो क्रोमियम है वो साइज़ इसलिए डिक्रीज़ होता है क्योंकि जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है वो डोमिनेट हो जाता है। फिर उसके बाद जब हम क्रोमियम से निकल की तरफ आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, दो मतलब फोर्सेस वर्क करती हैं। पहले तो एक तो पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है वैसे ही रिपल्शन फैक्टर आ जाता है। जितनी पेयरिंग होगी ज़्यादा उतनी रिपल्शन ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट तो रिपल्शन फैक्टर आ रहा है। सेकेंडली जो है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। तो एक रिपल्शन हो रही है, एक अट्रैक्शन हो रही है। तो रिपल्शन एंड अट्रैक्शन दोनों एक दूसरे को क्या करती है, काउंटर बैलेंस करती हैं। काउंटर बैलेंस करती हैं, जिस वजह से ना तो वो अट्रैक्टिव फोर्स ही ज़्यादा डोमिनेट होती है, ना ही रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा डोमिनेट होती है। तो दोनों 50-50 में बैलेंस हो जाती है, जिस वजह से उसका साइज़ ना तो इंक्रीज़ होता है ना ही वो डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट, साइज़ जो है वो सडन इंक्रीज़ हो रहा है। इसका रीज़न ये आता है कि हमारे पास फ्रॉम कॉपर टू जिंक जब जाते हैं तो पेयरिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिस वजह से उसका साइज़ जो है वो छोटा होता जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और, अगर साइज़ के केस में ही देखें तो इसका अगर हम ग्राफ देखें, अब ये तो आ गया कि हमने फर्स्ट सीरीज़ की बात की। अगर हम फर्स्ट के बाद सेकंड सीरीज़ और थर्ड सीरीज़ को देखें ध्यान से, तो फर्स्ट सीरीज़ का ग्राफ ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है। सेकंड एंड थर्ड दोनों मैच हो रहे हैं। वट इज़ द रीज़न? क्या रीज़न है? अगर हम थर्ड सीरीज़ की बात करें जिसमें कि लेंथेनॉइड्स आते हैं, तो लेंथेनॉइड्स जो हैं उनमें एफ ऑर्बिटल या एफ सबशेल की पार्टिसिपेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। एफ जो है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट देता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट देने की वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो 4F से 5D को प्रॉपर मिलती है। अब 5D भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट देता है, तो 5D से वो 6S को न्यूक्लियस की अट्रैक्शन प्रॉपर मिलती है। ये बोल सकते हैं कि जो 6S है इट इज़ ईजिली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। तो वो ईजिली अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस से, जिस वजह से उसका साइज़ जो है वो छोटा होता है। तो अब एक और रीज़न जो मैंने अभी बता दिया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का साइज़ जो है वो सिमिलर रहता है। नेक्स्ट इसके बाद जो डी ब्लॉक एलिमेंट है
इनके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ये हार्ड है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, डेंसिटी ज़्यादा है, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपने बस उसका आंसर यही देना है कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ज़्यादा तो मेटल मेटल की बॉन्डिंग होगी ज़्यादा, जितनी मेटल मेटल की बॉन्डिंग है, मेटल की जो बॉन्डिंग होगी वो ज़्यादा होगी, उतना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उसे ब्रेक करना डिफ़िकल्ट रहेगा। तो आपने प्लीज़ इन क्वेश्चंस के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंथैल्पी मीन्स एनर्जी, एटमाइजेशन का मीन्स है किसी एक एटम को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी ही मेटल मेटल बॉन्डिंग या मेटालिक बॉन्डिंग उसकी स्ट्रॉन्ग होगी और उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करके उसे गैसियस स्टेट में लेके आना डिफ़िकल्ट होगा। तो इसीलिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात आती है डेंसिटी की। तो डेंसिटी डिपेंड अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम कोई जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उसका वॉल्यूम है, मीन्स उसका रेडियस है। तो अब अगर रेडियस की बात की है तो रेडियस के रिगार्डिंग तो हमने ये पढ़ा है कि व्हेन वी मूव अलोंग विद अ पीरियड तो हमारा साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है, मीन्स उसका वॉल्यूम कम होता है, ठीक। लेकिन साथ के साथ ये भी पढ़ा है कि व्हेन वी मूव अलोंग विद द पीरियड तो एटॉमिक मास तो बढ़ता है, एटॉमिक मास कांस्टेंट नहीं रहता, तो इट मीन्स कि मास भी बढ़ता है और वॉल्यूम कम होता है। तो इट डिपेंड अपॉन यू कि आप ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम या ऑन द बेसिस ऑफ मास आप किस बेसिस पे बात करना चाहते हो। अगर ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम है तो अलोंग विद द पीरियड वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। अगर ऑन द बेसिस ऑफ मास बात करना चाहते हो तो मास बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो डाउन द ग्रुप जो है वो क्या देख रहे हो यहाँ पे, पहले साइज, फिर उसके बाद साइज, फिर उसके बाद साइज, मीन्स कि सेकंड और थर्ड तो एक दूसरे से मैच ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, वो डिक्रीज भी नहीं है, वो एक ही जगह पे खड़ा है। ये बोल सकते हैं कि सेकंड से जब फर्स्ट से सेकंड की तरफ गए, अब सेकंड से थर्ड की तरफ तो मैच ही कर गया, तो कुछ चेंजेस ही नहीं आए। तो इट मीन उसका वॉल्यूम बढ़ने की बजाय अलोंग विद द ग्रुप वो रुक गया ड्यू टू लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो हम ये बोलेंगे कि अगर उसका वॉल्यूम जो है एक्चुअल में बढ़ना चाहिए था लेकिन अगर चेंज नहीं हुआ तो वो रुक गया, मीन्स यही बोलेंगे कि वॉल्यूम जो है वो कम ही है। अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो डाउन द ग्रुप भी हमारी डेंसिटी बढ़ती है। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देना है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ज़्यादा उतना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब टंगस्टन का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद रुथेनियम है, तो अब ज़्यादा है ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो प्लीज़ ये याद रखना, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो वो सॉफ्ट होगा, ठीक है। आई होप इतनी प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। इफ़ यू फील एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क। थैंक यू।